केरला की पिनरई विजयन की सरकार इस प्रोजेक्ट को ऐसे शो कर रही है कि जैसे ये केरला की इमेज चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ चीफ मिनिस्टर की तरफ से डीपीआर रिपोर्ट को रिवाइज करने से मना कर दिया गया। शायद केरला की सरकार इस प्रोजेक्ट को एज ए पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और इसके ठीक 5 महीने बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन एजेंसी से फंडिंग का कंसेंट वापस ले लेती है, क्योंकि केरला का डेट 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ। भारत के साउथ में केरला राज्य देश का सबसे एडवांस सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन का निर्माण करने जा रहा है, जिसका अलाइनमेंट ऑलमोस्ट पूरे केरला के साउथ और नॉर्थ को कवर करने वाला है। अभी के टाइम आरटीएस इंडिया की सबसे एडवांस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट है, जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की होती है। वहीं केरला की सेमी हाई स्पीड ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है, यानी ये देश का सबसे फास्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट केरला की लेफ्ट सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। केरला की पिनरई विजयन की सरकार इस प्रोजेक्ट को ऐसे शो कर रही है कि जैसे ये केरला की इमेज चेंज कर देगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिससे अब ये लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट शायद अब कभी न बन पाए, क्योंकि केरला सरकार के इतने कोशिशों के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम केरला के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की स्टोरी समझेंगे। क्या इस प्रोजेक्ट में सच में कुछ कमियां हैं या फिर इसको सिर्फ राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है? मैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट दोनों के आर्गुमेंट और फैक्ट्स रखने वाला हूँ, ताकि आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिले इस प्रोजेक्ट को और इसके पीछे की कंट्रोवर्सी को समझने के लिए। भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी 7 फरवरी 2024 को पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तिरुवनंतपुरम कसारागोड सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दे रही, क्योंकि केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसमें डिटेलिंग की कमी है। डीपीआर में ये क्लियर नहीं है कि ये प्रोजेक्ट टेक्निकली, एनवायरमेंटली और फाइनेंशियल तौर पे फिजिबल है या नहीं। पिछले 2 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट का यही स्टैंड रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। जिस दिन रेलवे मिनिस्टर पार्लियामेंट में इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल को डिनाई कर रहे थे, उसी दिन केरला के सीएम पिनरई विजयन ने रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने की बात की, लेकिन यहाँ चीफ मिनिस्टर की तरफ से डीपीआर रिपोर्ट को रिवाइज करने से मना कर दिया गया, जिसकी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी पिछले 2 सालों से। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है जो चाहती है सिल्वर लाइन की डीपीआर रिपोर्ट को रिवाइज किया जाए, क्योंकि इसमें टेक्निकल डिटेलिंग की कमी है जिसमें एनवायरमेंट का भी एक कंसर्न आ जाता है, और दूसरी तरफ केरला की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पे जोर दे रही है इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए, लेकिन डीपीआर रिपोर्ट को रिवाइज किए बिना, और यही स्टेटस आज के टाइम इस प्रोजेक्ट का है। इतना सुन के यहाँ 2 तरह के आर्गुमेंट आ सकते हैं। पहला, शायद केरला की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना ही नहीं चाहती, वो इसके लिए सीरियस ही नहीं है। अगर केरला की सरकार सच में इस प्रोजेक्ट के लिए सीरियस होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मान के डीपीआर रिपोर्ट को फिर से तैयार करवाया जाता। अब केरला की सरकार डीपीआर रिपोर्ट को रिवाइज करने से मना कर रही है। इससे तो एक ही बात साबित होती है, शायद केरला की सरकार इस प्रोजेक्ट को एज ए पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरा आर्गुमेंट ये हो सकता है कि शायद यहाँ केरला की सरकार सही हो, और अब क्योंकि ये केरला की लेफ्ट पार्टी बिल्ड कर रही है तो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज पसंद नहीं है, इसीलिए वो इसको अप्रूव नहीं करना चाहते। बट सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ये चीज आपको आगे वीडियो में पता चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई साइड चुन नहीं सकते। अगर आपने पहले से ही साइड चुन रखी है तो आप सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए सच्चाई को समझने के लिए हमें इस कंट्रोवर्सी को एक न्यूट्रल वे में समझना होगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट 560 किलोमीटर का सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जैसे आरटीएस, और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है केरला के सीएम पिनरई विजयन का। इस प्रोजेक्ट को 2010 में प्रपोज किया गया था उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस आइजैक के द्वारा। जिस तरह से केरला का मैप है, इसको ध्यान में रखते हुए साउथ से नॉर्थ का अलाइनमेंट चुना गया इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कसारगोड को और तिरुवनंतपुरम को आपस में कनेक्ट करेगा। 560 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में 11 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। बाय द वे, अभी के टाइम इंडिया में सबसे एडवांस सेमी हाई स्पीड ट्रेन आरटीएस है, जो करंटली एनसीआर में ऑपरेशनल है, जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की है। लेकिन केरला में जिस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाएगा उसकी ऑपरेशनल स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, जिसकी वजह से 12 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटों का हो जाएगा। 2010
उसके बाद 2020 में जाके केरला गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर सीरियस वर्क चालू करती है। 2020 में केरला की सरकार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 4 मंथ के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन प्रिंसिपल एनओडी भी दिया जाता है। ये एनओडी दिया गया लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए और फॉरेन एजेंसी से फंडिंग लेने के लिए। ये एक बड़ी जीत मानी गई उस टाइम केरला सरकार के लिए। कहा जाने लगा कि सब कुछ परफेक्ट है और अब सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सपना जल्द ही पूरा होते हुए नजर आएगा। लेकिन कुछ मंथ बाद केरला में इलेक्शन अनाउंस हो जाता है। मई 2021 को केरला में लेफ्ट की सरकार भारी मेजोरिटी के साथ पावर में आती है और इसके ठीक 5 महीने बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन एजेंसी से फंडिंग का कंसेंट वापस ले लेती है। रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि अब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल और टेक्निकल असेसमेंट के बाद ही इस प्रोजेक्ट पे विचार किया जाएगा। मेरा सवाल है यहाँ पे, जब इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में ही कुछ कमी थी तो फॉरेन फंडिंग के लिए और लैंड एक्विजिशन के लिए इन प्रिंसिपल एनओडी क्यों दिया गया? और जैसे ही केरला में लेफ्ट की सरकार बनी तो आपने एनओडी वापस ले लिया। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया उससे तो यही नजर आता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर राजनीति की जा रही है। यहाँ तक स्टोरी समझ के तो यही लगता है, लेकिन क्या पता यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सही भी हो, क्योंकि इन प्रिंसिपल एनओडी देने का मतलब ये नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के सारे अप्रूवल मिल गए। ये कंडीशनल अप्रूवल होता है जिसमें आगे और ज्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिटेलिंग की मांग करना गलत नहीं है। दोस्तों, किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले उस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट यानी डीपीआर को तैयार किया जाता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोजेक्ट के सभी एक्सपेक्ट को शो करता है, जैसे डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी एनालिसिस। डीपीआर में एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स, टाइमलाइंस और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को भी डिटेल में कवर किया जाता है। बेसिकली डीपीआर सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पूरी डिटेलिंग के साथ, जिसके बेस पे यह तय किया जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। अगर बिल्ड किया जाएगा तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर रिपोर्ट को तैयार किया गया था, जिसके बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एनओडी भी दिया था। बट जैसा कि मैंने कहा, इन प्रिंसिपल एनओडी का मतलब ये नहीं है कि आगे चेंजेस नहीं होंगे। पिछले 2 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट की यही मांग रही है कि डीपीआर रिपोर्ट को फिर से तैयार किया जाए, क्योंकि 2020 की डीपीआर रिपोर्ट में बहुत ज्यादा डिटेलिंग की कमी है। लेकिन केरला की सरकार दोबारा से इस प्रोजेक्ट की डीपीआर रिपोर्ट को तैयार करना नहीं चाहती। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन केरला सरकार की तरफ से नहीं बताया गया। यहाँ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंसर्न है उसको भी समझना होगा कि क्या सच में डीपीआर रिपोर्ट में डिटेलिंग की कमी है या नहीं। अगर आप डीपीआर रिपोर्ट को पढ़ोगे तो इसमें बहुत कुछ मिसिंग है। रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि यह प्रोजेक्ट एनवायरमेंटली ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, जबकि इस क्लेम को बैक करने के लिए डेटा की कमी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट को लेके। कई लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इसके पीछे कुछ वैलिड आर्गुमेंट भी दिए गए हैं। जो प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये 261 नदियों और धाराओं को पार करती है। ये रीजन्स काफी ज्यादा फ्लड सेंसिटिव माने जाते हैं। डीपीआर में ये क्लियर नहीं है कि इस प्रोजेक्ट से यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन पे क्या इफेक्ट आएगा। लगभग 3000 एकड़ के लैंड इससे प्रभावित होने वाले हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, रूरल और अर्बन लैंड शामिल है। इस पूरे रूट का एक बड़ा सेक्शन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया से गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की बायोडायवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इन्वायरमेंट के अलावा कुछ और एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट की वजह से 30 मीटर के बफर जोन में 8085 बिल्डिंग्स प्रभावित होंगी। 200 मीटर के बफर जोन में 55,426 बिल्डिंग्स प्रभावित होंगी, जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल स्ट्रक्चर भी शामिल है। एक और चीज है जिसको लेकर डीपीआर रिपोर्ट पे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का बजट। अकॉर्डिंग टू डीपीआर रिपोर्ट, इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का कॉस्ट 63,940 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया था, जबकि नीति आयोग ने यह कहा है कि प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का एक्चुअल कॉस्ट 1,26,000 करोड़ रुपए हो सकता है। और इतने सारे अमाउंट को इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करना फाइनेंशियल तौर पे वाइबल नहीं होगा। इस चीज के बारे में खुद मेट्रो मैन के नाम से जाने जाने वाले और बीजेपी के नेता ई श्रीधरन ने भी कहा था। हालांकि अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो इनके स्टेटमेंट को एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह ही देखा जाएगा। बट यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जो एनवायरमेंट को लेकर आर्गुमेंट दिए गए हैं वो बहुत हद तक वैलिड हैं। केरला को बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव राज्य माना जाता है, खास करके इसके कोस्टल रीजन को। मेरा मानना है इसके रूट के अलाइनमेंट को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था।
बट जो बात बोली गई है इसके बजट के बारे में, उस पर एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि जब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का रूट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था तो इसका बजट 1 लाख करोड़ रुपए यानी 15 बिलियन डॉलर के लगभग एस्टिमेट किया गया था, जो कि डीपीआर रिपोर्ट में भी था। लेकिन आज के टाइम इस प्रोजेक्ट का बजट बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है, जो कि 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का अमाउंट है। तो क्या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बिल्ड करना गलत है? हालांकि अगर आप बुलेट ट्रेन और सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बजट को कंपेयर करेंगे तो ये अनफेयर होगा, लेकिन फिर भी अगर आप टेक्नोलॉजी, स्पीड और स्केल के हिसाब से देखें तो मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन का बजट कम ही नजर आएगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का जो बजट इंक्रीज हुआ है उसकी वजह बताई जाती है इन्फ्लेशन को। सेम केस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भी है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को लंबे समय तक होल्ड पे रखोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से उसका कॉस्ट बढ़ता ही रहेगा, और यही चीज सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के साथ भी हो रही है। इन्फ्लेशन की बात खुद केरला की गवर्नमेंट भी मानती है। इससे कॉस्ट को जानते हुए भी केरला गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को डिफेंड करती है, ये कहकर कि फास्ट कनेक्टिविटी से लॉन्ग टर्म में केरला की इकोनॉमिक ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ बजट को लेकर ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि केरला का डेट 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। अगर केरला इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेती भी है किसी फॉरेन एजेंसी से, तो इससे केरला के लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। ऑलरेडी केरला का डेट टू जीडीपी रेशियो 36% को पार कर चुका है। हालांकि केरला की सिचुएशन अब भी बेटर है बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों से। इसके अलावा जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा था तो उस समय इस प्रोजेक्ट के बजट को लेके जो क्रिटिसिज्म है वो तो हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ में जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता इस प्रोजेक्ट के बनने से, उसके अगेंस्ट में भी क्रिटिसिज्म हो रहा था। ठीक उसी तरह का क्रिटिसिज्म सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में भी देखा जा रहा है। दोनों ही प्रोजेक्ट में फर्क बस स्केल का है। एनवायरनमेंट के मामले में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन सा गलत है, किससे ज्यादा फायदा होगा और किससे कम, ये एक डिबेटेबल मुद्दा है जिसके ऊपर बात हो सकती है, और इसके पीछे जो राजनीति है उसको भी समझना होगा। याद है जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट किया जा रहा था तो बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और बोला था कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास बुलेट ट्रेन को अफोर्ड नहीं कर सकता। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में केरला की लेफ्ट पार्टी भी शामिल थी। लेकिन आज जब उसी टाइप का प्रोजेक्ट केरला में बनाया जा रहा है तो इनके हिसाब से ये विकास है, ये पैसे की बर्बादी नहीं है। और इसी तरह का आर्गुमेंट कांग्रेस और बीजेपी दे रही है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ। यहाँ पे इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की हिपोक्रेसी दिख रही है। और मजे की बात तो यह है कि केरला की लेफ्ट गवर्नमेंट यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ। एक बात तो आपको समझनी होगी कि देश में जितनी भी पार्टियां हैं कोई भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, सभी डेवलपमेंट चाहती हैं, लेकिन सिर्फ अपने सरकार के अंडर। और दूसरा पार्टी की सरकार ये काम करे तो इनको उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस, जिसके सारे पॉइंट मैंने पूरे न्यूट्रल वे में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कुछ भी कहना हो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है।